चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम रोलिंग मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना भार्गव? देखो, सबसे पहले तुमको ये समझना है, व्हेन वी टॉक अबाउट रोलिंग मोशन, इट्स जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, स्पेशल केस है। नॉट सो स्पेशल अबाउट दिस। उसको एनालाइज करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम अलग अलग जगहों का वेलोसिटीज, अलग अलग जगहों का एक्सेलरेशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखो, कोई बॉडी अगर ट्रांसलेट करता है, ध्यान से सुनना, कोई बॉडी अगर ट्रांसलेट करता है, प्योर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन मैंने तुमको सिखाया था, एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, एवरी पॉइंट विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? तो अगर ये v से ट्रांसलेट करता तो हर एक पॉइंट के पास क्या होता? v होता। ऐसे करके अपने दिमाग में लिख लेना। ऐसे करके जब तुम एनालाइज करोगे तो दिमाग में लिख लोगे, इसका v, इसका v, इसका v, इसका v। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ट्रांसलेशन, राइट? फिर अगर ये सोचोगे कि अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करता तो क्या होता? सुनाई दिया मैंने क्या कहा? ये बॉडी अगर सिर्फ रोटेट करता तो, अगर ये ओमेगा होता तो इस पॉइंट के पास इधर कितना वेलोसिटी आता? आर ओमेगा। इसके पास इधर कितना आता? आर ओमेगा। इसके पास इधर कितना आता? आर ओमेगा। इसके पास इधर कितना आता? आर ओमेगा। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया? सबसे पहले ट्रांसलेशन के इफेक्ट को लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा? रोटेशन के इफेक्ट को लिखा। अभी फाइनली कितना वेलोसिटी होगा? दैट इज जस्ट द वेक्टर एडिशन ऑफ वी वेक्टर एंड आर ओमेगा वेक्टर। बात समझ में आया, राइट? दिस इज हाउ यू राइट द वेलोसिटीज इन केस ऑफ कंबाइंड। नो, दिस इज नॉट रोलिंग मोशन। मैंने कहा दिस इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। रोलिंग अब तक मैंने बताया नहीं, ठीक है? अभी अगर एक्सेलरेशन के साथ डील करना है तो हमको पता है कि अगर ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब है ट्रांसलेशन के लिए इसके पास अगर ए आएगा, हर एक पॉइंट के पास इस तरफ ए आएगा, कोई डाउट इसमें? ये एक किसके कारण है? दिट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेट करता है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। इज दैट क्लियर? ये तो ट्रांसलेशन का इफेक्ट हमने शो किया है। इज दैट क्लियर? अभी हमको रोटेशन का इफेक्ट शो करना है। और क्या सिखाया था मैंने? बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशन, every point on that body moves in a circle. If any particle moves in a circle, it will have two accelerations, one along the tangent, one along the center, pointing towards the center. ठीक है ना? तो if this is alpha, है ना? Alpha is the angular acceleration. इस पॉइंट के पास इधर कितना आएगा? 80, या 80 को हम क्या लिख सकते हैं? R अल्फा। इधर कितना होगा? R अल्फा। इधर कितना होगा? R अल्फा। इधर कितना होगा? आर अल्फा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो हमने 80 का कंट्रीब्यूशन शो किया है, और एक कंट्रीब्यूशन भी आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल एक्सीलरेशन। तो इस तरफ क्या होगा? ए आर। 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 बात समझ में आया? हर बार मैंने क्या किया? हर बार मैंने जब वेलोसिटी शो किया तो 1 by 1 शो किया। पहले हमने ये सोचा कि अगर ट्रांसलेशन होता तो क्या होता, फिर मैंने सोचा कि अगर रोटेशन होता तो क्या होता, फिर रिजल्टेंट हमको निकालना उन दोनों का, वेलोसिटी का बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन, वो देगा तुमको रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चेक करना है तो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों के इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं तुमको पूछूं, ये जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, लेट अस से दिस इज P, P इज द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट? बट v माइनस आर ओमेगा। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का वेलोसिटी कितना? v माइनस आर ओमेगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तुम बोलोगे a माइनस आर अल्फा। उल्टा भी हो सकता है, आर अल्फा माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। मैंने जस्ट एक्सप्रेशन लिख के रखा है। इज दैट क्लियर? पक्का? इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछोगे तो रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा द होल स्क्वायर। समझ में? दिस इज द वेलोसिटी। ऐसे करके हम लिखते हैं। तो ये जो मैंने तुमको अभी कहानी बताया, दिस इज हाउ वी डील विद ए बॉडी परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। मैंने क्या कहा था? अभी आता रोलिंग का बारी। मैंने ये कहा था कि रोलिंग जो है इट्स ए स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, जहाँ पर रोलिंग में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है। किसके रेस्पेक्ट में? रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू, किसके रेस्पेक्ट में? जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रोल कर रहा है। किसके ऊपर रोल कर रहा है? किस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात समझ में आया? अभी खुद सोच के देखो,
अगर मैं रोलिंग मोशन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा एनआरएस से, ये जो प्लेटफॉर्म ये ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है? 0। तो स्फीयर का जो पी पॉइंट है जो कि ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, अगर ये स्फीयर रोलिंग मोशन कर रहा है तो पी पॉइंट और ज़मीन के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगा नहीं। पी पॉइंट का और ज़मीन के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगा नहीं, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी शुड बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। इन दिस केस हम क्या लिखेंगे? v माइनस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0, विच मीन्स v इज इक्वल टू व्हाट? आर ओमेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन व्हेन द रोलिंग इज हैपनिंग ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म पे ये रोल कर रहा है वो अगर स्टैटिक हो तब जाके ये रिलेशन वैलिड है, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्योंकि मैं देखो नेक्स्ट केस में अगर मैंने ये बोल दिया कि ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हम कहेंगे रोलिंग मोशन तब होगा जब इस पॉइंट का भी रिजल्टेंट वेलोसिटी u ही हो, तो वो है रोलिंग मोशन। जैसे कि अभी इसका वेलोसिटी अगर v है, इसका वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो अगर ट्रांसलेशन का इफेक्ट देखो इसके पास क्या आएगा? v। इस चीज़ को सीखो। सबसे पहले मैंने कौन सा इफेक्ट को लिखा है? ट्रांसलेशन के इफेक्ट को लिखा है, दैट इज v। रोटेशन के इफेक्ट को अगर देखो तो इस तरफ कितना आएगा? r ओमेगा। और मुझे ये बोला गया है कि ये जो स्फीयर है ये इस प्लेटफॉर्म पर रोलिंग मोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट और ये जो प्लेटफॉर्म है इनके बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं। इसका मतलब है दोनों एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर इसका इधर u है तो इस पॉइंट का भी इधर क्या होगा? u होगा। तो हम क्या लिख देंगे? v माइनस आर ओमेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? u। दिस इज रोलिंग मोशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अगर स्टैटिक प्लेटफॉर्म होता, जैसे कि ग्राउंड माना है, अगर एक्सीलरेशन लिखना चाहूँ, मुझे पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P शुड बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड। अगर रोलिंग मोशन है तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना होगा? a माइनस आर अल्फा। और ग्राउंड का एक्सीलरेशन क्या है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? a इक्वल टू व्हाट? आर अल्फा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब इस प्लेटफॉर्म का अगर इस तरफ एक्सीलरेशन a0 है, से इधर अल्फा है और इधर a है, तो पॉइंट P का ध्यान देना, पॉइंट P का इस तरफ कितना आएगा? a, इस तरफ कितना आएगा? r अल्फा। और मुझे पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, मतलब ये पॉइंट P जो कि स्फीयर का बॉटम पॉइंट है और ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि a0 से जा रहा है, उनके बीच कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन भी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे इन दिस केस? a0 इस तरफ है तो इसका भी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इसी तरफ होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू a0। ये होगा कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। फिर से, व्हाट इज रोलिंग मोशन? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको ऐसा लग सकता है कि ऐसे कैसे हो गया कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मूव नहीं कर रहा और पूरा बॉडी आगे बढ़ रहा है। ये दिख रहा है तुमको? ये एच दिख रहा है? ये एच को हमने टेबल में ऐसा रखा और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसी पॉइंट के अबाउट मूव करके आगे बढ़ रहा है, नहीं जा रहा। और जिस पॉइंट में कॉन्टैक्ट में वो पॉइंट मूव नहीं कर। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा, इसके अबाउट ये पूरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। दिख रहा है? द होल बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जिस जगह के साथ ये कॉन्टैक्ट में वो मूव नहीं कर रहा। कुछ ऐसा होता है। अगर सर्कल है तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ये सर्कल नहीं है तो एक कॉर्नर, फिर तुमको दूसरा कॉर्नर, फिर तीसरा कॉर्नर दिख रहा है। सर्कल है तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अभी ये P पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट वाला पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा। और जो भी पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा, जमीन के साथ फॉर एग्जांपल, वो पॉइंट जमीन के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, उसके अबाउट पूरा बॉडी रोटेट करके आगे बढ़ेगा। यही है रोलिंग मोशन। इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जो सीखा उसको यूज करते हैं। एक प्लैंक है, कार्डबोर्ड टाइप प्लैंक है, और यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो उसके टॉप को ऐसे घिस घिस के सिलेंडर को हम रोल करवा के आगे लेके जा रहे हैं। छोटे बच्चों को नहीं देखा कभी एक डंडे से एक टायर को मार, मतलब कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना? लेकिन ऐसा है, यहाँ से सुनो, साइड वाइज नहीं, ऐसा घिस रहा है, ऐसा सिलेंडर का फ्रंट व्यू ऐसा और प्लैंक से ऐसा घिस रहा है। बोला कि किसी भी जगह पर कोई स्लिपिंग नहीं है। तो बोला कि अगर सिलेंडर का एक्सिस L डिस्टेंस कवर कर जाता है तो ये आदमी जो इस प्लैंक को पकड़ के इसको धक्का दे रहा है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताओ।
इतना इतने सिंपल है, लोड मत लो। इज दैट क्लियर? बोला कि अगर सिलेंडर का एक्सिस एल डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है तो आदमी जो इस प्लैंक को पकड़ के आगे धक्का दे रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट दिस सिलेंडर इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। जमीन पे कर रहा है तो सिलेंडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कि जमीन के साथ कांटेक्ट में है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। सेकेंडली तुमको ये समझना है कि सर ये जो सिलेंडर है ये तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, मतलब इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा और एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो सबसे पहले उसको हम शो कर देते हैं। मेरे से इसके पास इधर एक v है, इसके पास क्या इधर ओमेगा, करेक्ट? तो इस पॉइंट के पास इधर भी v होगा, इसके पास इधर भी v होगा। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? अरे बोलो ना, हर जगह पर v होगा। और रोटेशन के लिए इस तरफ कितना आएगा? r ओमेगा, और इस तरफ कितना आएगा? r ओमेगा। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, व्हाट अबाउट सेंटर? देखो सेंटर के पास सिर्फ v होता है, सेंटर के अबाउट पूरा बॉडी रोटेट करता है, तो रोटेशन के कारण सेंटर के पास कोई r ओमेगा का इफेक्ट नहीं आने वाला। r ओमेगा का इफेक्ट आएगा तो सेंटर के अलावा बाकी जितने सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पर r ओमेगा आएगा। डू यू एग्री विद दिस? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी तो 0 है, विच मीन्स v बराबर क्या होना पड़ेगा? r ओमेगा। सो v बराबर अगर r ओमेगा हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस जगह का फाइनल वेलोसिटी 2v है? बोलो, बात को समझो, बात को समझो कि ये प्लैंक और इस पॉइंट के बीच भी कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। मतलब इस सिलेंडर का जो टॉप एज का जितना स्पीड होगा उसका जो वो प्लैंक जो कांटेक्ट में है उसका भी उतना ही स्पीड होना पड़ेगा, बिकॉज उनके बीच भी कोई स्लिपिंग नहीं है। अनुराग सपना नहीं देख रहा है? तो इसका भी स्पीड कितना होगा? 2v। बात समझ में आया? अभी तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। हमको पता है कि इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो v स्पीड से बढ़ रहा है और जो प्लैंक कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है? 2v से। और प्लैंक को आदमी पकड़ के रखा है, दे आर कनेक्टेड। तो प्लैंक अगर 2v से आगे बढ़ रहा है तो आदमी जो उसको पकड़ के रखा है वो भी 2v से आगे बढ़ेगा। बोलो भाई, इज दैट क्लियर? तो एक्सिस अगर l डिस्टेंस ट्रेवल करता है इट इज बिकॉज ऑफ v। जितने टाइम में, क्या बोला मैंने, जितने टाइम में इस ये वाला जो ये वजह सिलेंडर का जो एक्सिस है कुछ देर के बाद तुम्हारा सिलेंडर यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो डिस्टेंस अगर l कवर हुआ है, एक्सिस ने अगर l डिस्टेंस कवर किया है, किसके कारण किया? v के लिए किया है। इज दैट क्लियर? तो एक्सिस का स्पीड v है, t टाइम में उसने l डिस्टेंस अगर कवर किया तो ये प्लैंक जिसका स्पीड 2v है उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2l। और जो आदमी जिसने उस प्लैंक को पकड़ कर रखा है वो भी कितना ट्रैवल करेगा? 2l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इज दैट क्लियर? बस ऐसे करके करना है ऐसे प्रॉब्लम को। इज दैट क्लियर? इधर लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पेयर दिख रहा है तुमको, एक ऊपर एक प्लैंक, नीचे एक प्लैंक का स्पीड दिया हुआ है, ऊपर भी नीचे 2v, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। तो पूछा है कि ये जो स्पेयर तुमको दिख रहा है इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जिसको हमने vcom लिखा है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के बाद जो वेलोसिटी है वो सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेशन का कोई इफेक्ट गिरता नहीं है। इस बात को समझो, सेंटर ऑफ मास में जो वेलोसिटी दिखेगा ना तुमको वो सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो vcom पूछा और ओमेगा पूछा गया। क्या पूछा गया? vcom और ओमेगा पूछा गया। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देख। नो स्लिप बोला है, मतलब ये अगर स्पीयर है, इस पॉइंट का भी इधर स्पीड कितना होगा? v, ये कितना होगा? 2v। तो vcom किधर होगा? राइट या लेफ्ट? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन ले लो तुमको आंसर में पता चल जाएगा। ठीक है? फिर भी एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं ऐसा होगा, और ओमेगा को भी हमने ऐसा ही मान लिया। सर मेरे को ऐसा नहीं मानना है, ऐसा मानना है, मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इज दैट क्लियर? उल्टा मानना तो मान सकते हैं, आंसर में प्लस या माइनस का ही डिफरेंस आएगा। इज दैट क्लियर? तो बात को समझो। अभी तो मैंने v2v लिख दिया, अभी vcom और ओमेगा के टर्म्स में इस जगह के स्पीड को अगर लिखना चाहूँ तो क्या टेक्निक सिखाया था? सबसे पहले ट्रांसलेशन के इफेक्ट को लिखो। v0 नहीं बोला था मैंने, क्या टेक्निक सिखाया था? पहले ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन लिखो। हमने vcom इधर माना तो इस पॉइंट के पास भी, इस पॉइंट के पास भी इधर
इज दैट क्लियर? फिर मैंने क्या सीखा? 1/1। अब रोटेशन का इफेक्ट देखो, रोटेशन कैसा, ओमेगा ऐसा, तो आर ओमेगा इस तरफ आएगा और इसमें ऐसा आएगा। क्या मैं अभी इक्वेशंस लिखने के लिए तैयार हूँ? यस। ये भी 2v है, v सुम आर ओमेगा भी एक ही तरफ है, तो v सुम प्लस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2v। और ऊपर वाला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? एग्जैक्टली, आर ओमेगा माइनस v सुम शुड बी इक्वल टू व्हाट? v। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। दोनों को ऐड करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आर ओमेगा 2 आर ओमेगा, ये 3v होगा। सो 3v बाई 2r हो गया, ओमेगा का वैल्यू निकल गया। अभी अगर हमको v CM का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना, v CM प्लस आर ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? 3v बाई 2, ये कितना होगा? 2v। तो v CM का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2v माइनस 3v बाई 2 कितना आ जाएगा? आया ना प्लस में? इसका भी आंसर प्लस में आया ना? इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन चूज किया है वो सही है। उल्टा करते तो माइनस आ जाता, बस यही फर्क आता। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके, करे? ओके, चलो जनता इस तरफ, शिवदेव इस तरफ। अभी एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, नो डिराइवेशन, जस्ट याद रखना है। इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? बात को समझो कि तुम ऑलरेडी कह रहे हो कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेट करने से क्या सिखाया था? MVR परपेंडिकुलर। रोटेट करने से क्या सिखाया था? I ओमेगा सिखाया था। और एक बॉडी हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है, अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो अभी अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, इसका 2 पार्ट आएगा। एक पार्ट बनेगा ट्रांसलेशन के लिए, दूसरा पार्ट आएगा रोटेशन के लिए। बोलो समझ में आया नहीं है? सो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। ध्यान देना, जीरो सुन रहे हैं ना? इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना है? mv है ना? जब मैं लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करूं अंशुमन इस तरफ, तो हम सिर्फ सारे मास को इसके सेंटर में कंसंट्रेट करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो m मास है वो mv मोमेंटम से इस तरफ जा रहा है। और अगर ये एग्जिस्ट हुआ उसका, अरे बिना एग्जिस्ट का तुम एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करोगे? बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया r क्रॉस p। r क्रॉस p का याद रखने वाला वर्जन क्या है? MVR परपेंडिकुलर। क्या टेक्निक सिखाया था कि MV को पीछे ड्रैग कर लो, ये अगर एग्जिस्ट है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है तो एंगुलर मोमेंटम तुम क्या लिख दोगे? MVD। इज दैट क्लियर? अभी अगर रोटेशन के लिए देखना, ध्यान से देखना, रोटेशन ऐसा है, एक बॉडी अगर पूरा रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन मैंने I ओमेगा कहा था। और याद रखना, कोई भी फ्रीली मूविंग बॉडी हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास का बॉडी क्या करता है? रोटेट करता है। तो I ओमेगा जब मैं लिखूंगा ना, इट इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू क्या लिखूंगा? ओमेगा। लोग भूल जाते हैं, मैं दिखाऊंगा तुम कैसे गलती करोगे, लेकिन याद रखना ये I जो है ये हमेशा किसके अबाउट होगा? ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, वो तुमको मैंने तरीका दिखाया था कि ट्रांसलेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है और रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, क्या वो दोनों का सेंस सेम है? यहाँ पर तो सेम है। क्या तुमको दिख रहा है? क्या तुमको दिख रहा है? ओमेगा के लिए क्लॉकवाइज है और ये पार्टिकल अगर इधर ट्रैवल करेगा, थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। सेंस दोनों का क्या है? सेम। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। दोनों का सेंस क्या है? दोनों का सेंस क्लॉकवाइज है। ओमेगा क्या है? क्लॉकवाइज। और अगर ट्रांसलेशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो तो बॉडी इधर जा रहा है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट इधर जाएगा, तो कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज सेंस है, ये नहीं है। इसलिए मैंने दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया। बात समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी रोटेट ऐसा कर रहा है और ट्रांसलेट ऐसा कर रहा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? रोटेट ऐसा कर रहा है और ट्रांसलेट ऐसा कर रहा है, तब लेकिन तुमको ध्यान से एंगुलर मोमेंटम को लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इधर पॉइंट करेगा। और अगर ट्रांसलेट ऐसा कर रहा है, R क्रॉस P, ये ना R वेक्टर, है ना R वेक्टर, ये हो गया P वेक्टर। R क्रॉस P किधर आएगा भाई? इधर आएगा मेरे तरफ।
और रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा था वो किधर आ रहा था, ऊपर की तरफ. सो दे आर नॉट अलोंग दी सेम डायरेक्शन. ऐसे केस में आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, है ना. रोटेशन के कारण तरीका क्या था, जिस तरफ रोटेट करता है, जिस तरफ ओमेगा है, अपने फिंगर्स को उसी तरफ कर्ल करो. थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और इस केस में हम क्या करते थे, आर क्रॉस भी कर लो, देख लो किस तरफ आ रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. हमेशा इतना सजा हुआ कंडीशन नहीं आएगा कि दोनों का सेंस एग्जैक्टली सेम हो, अलग हो तो ऐसे करना है. बात समझ में आया. सिमिलरली अभी अगर तुम मुझे ये पूछोगे सर एक बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैं फिर से यही कहूँगा. इसका काइनेटिक एनर्जी को बनाने के लिए दो पार्ट्स आते हैं. एक आता है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, तुम्हारे आंखों के सामने से ये स्फीयर गायब हो गया, सिर्फ एक पॉइंट मास आ गया. उतने ही मास के एक पॉइंट मास दिख रहा है तुमको, जो कि कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, VCOM से. जिसका काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ, एक आएगा ट्रांसलेशन के लिए, एक आएगा रोटेशन के लिए. ट्रांसलेशन के लिए कितना आएगा, हाफ mv/c/2. बात समझ में आ रहा नहीं यार. और मैंने जैसे कहा था कि कोई बॉडी अगर फ्रीली कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा. क्या बोला मैंने, किसके अबाउट रोटेट करेगा, बोलो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो हम यहाँ पर हाफ mv² का जुड़वा भाई कौन है, हाफ आई, लेकिन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे. यहाँ डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं, बिकॉज दिस टू आर स्केलर क्वांटिटीज. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, पक्का. अभी थोड़ा सा स्पेशल केस के लिए मैं एक डिराइवेशन करके देना चाहूँगा कि बहुत यूज में आता है. देखो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है. रोलिंग मोशन इज अ सबसेट ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. एक स्पेशल केस है. स्पेशल केस में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान देना, VCOM इधर है ना, आर ओमेगा इधर है. और ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये किसके लिए, ग्राउंड के लिए वैलिड है. रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म. क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म के लिए ये एक ट्रिक वैलिड है. रोलिंग मोशन के लिए क्या लिखना चाहते हैं हम, फिर से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं. अगर स्टैटिक प्लेटफॉर्म है तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होगा, और हम ये लिख देंगे VCOM इज इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा. इज दैट क्लियर. इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या मैं इसको NMR² कह सकता हूँ, क्या मैं इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास को NMR² कह सकता हूँ. सर आप कैसे कह सकते हो, स्फीयर होगा तो क्या होगा 2/5 mr², हॉल होगा तो 2/3 mr², डिस्क होगा तो हाफ mr², रिंग होगा तो 1 mr², एंड उस कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है. इज दैट क्लियर. ये तो जनरल केस है, इसलिए मैंने NMR² लिख दिया. बोलो समझ में आया नहीं है. अभी अगर मैं इस रोलिंग मोशन का ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ट्रांसलेशन के लिए क्या आएगा, हाफ mv/2. रोटेशन के लिए क्या आएगा, ध्यान देना, हाफ, मैं थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, मैं यहाँ से लिखता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा ना. रोटेशन के लिए कितना होगा, ट्रांसलेशन के लिए हाफ mv/2. रोटेशन के लिए क्या होगा, हाफ आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, NMR², हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. बोलो भाई, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VCOM/R. सो इज VCOM/R. ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर. ध्यान से देखो, R² चला गया. यहाँ पर हाफ mv/2 दिख रहा है क्या, यहाँ पर हाफ mv/2 दिख रहा है, उसको कॉमन ले लो. बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचा n. याद रखना ये हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं. टोटल में हमेशा रोटेशन का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेशन का भी कंट्रीब्यूशन होता है, और उसका फॉर्मूला विल बॉइल डाउन टू 1 + n टाइम्स द ट्रांसलेशनल kinetic energy, that is total rotational kinetic energy, total kinetic energy of a body performing combined translation and rotation, that can be expressed in terms of 1 + n into translational kinetic energy. समझ में आया. तो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइंडिंग आउट रोटेशन कितना है, ट्रांसलेशन कितना है, तुमको सिर्फ क्या करना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 + n को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस बॉडी का टोटल रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी आता है वो आ जाएगा. लेकिन हमेशा नहीं. कब, व्हेन द रोलिंग मोशन
ये भी काफ़ी नहीं है, इट्स हैपनिंग ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म। इज दैट क्लियर? सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। कोई डाउट? पॉज।